हेलो स्टूडेंट्स। 70th बीपीएससी मेंस का हमारा सीरीज चल रहा है और हम लोग इसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से सभी टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है चौथा लेक्चर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का, जहाँ पे हम लोग पीछे से स्टार्ट किए थे 68 के पेपर को और 90 तक जो है हम लोगों ने इसको कवर किया था। आज हमारा 89 से हम लोग जो है इसको करते हैं। देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओशन बॉटम अकॉर्डिंग टू डेप्थ। ओशन बॉटम का करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेप्थ, गहराई के आधार पर। कौन सबसे कम गहरा, फिर ज़्यादा गहरा, फिर उससे ज़्यादा गहरा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है, ठीक है। तो सबसे कम गहरा कौन होता है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है। सेल्फ के बाद आता है स्लोप के बाद आता है क्या आता है? डीप सी प्लेन, और प्लेन के बाद आता है आपको ट्रेंच। ये हो गया कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये हो गया प्लेन, डीप सी प्लेन, और ये हो गया आपको ट्रेंच, ठीक है। तो इस आधार पे आप इसको सजा लीजिए। और ये पूरा हम लोग जो है ओशन बॉटम रिलीफ हम लोग पूरा पढ़ भी चुके हैं। आप लोग पीछे जा कर के ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में जाके उसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 88 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो हम लोग बचपन में भी इसका डायग्राम ड्रॉ किया करते थे कि पानी भाप बन के उड़ता है, फिर बादल बन के बरस जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इसमें से कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो क्या इवेपोरेशन होता है? इवेपोरेशन मतलब पानी का भाप बन के उड़ जाना। फिर प्रेसिपिटेशन मतलब पानी का बरस जाना, और इनफिल्ट्रेशन का मतलब पानी का मिट्टी के अंदर सोख जाना, ठीक है। पानी जो गिरता है मिट्टी पर वो कुछ देर बाद सूख जाता है, मतलब उसको मिट्टी सोख लेती है, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो ये तीनों चीज़ें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आती हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसके साथ ही और भी बहुत सारा चीज़ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आता है। अगर इस बार मान लीजिए 78th में कुछ और पूछ लेता है तो हम लोग उसको अभी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और इसमें क्या क्या होता है, जैसे क्या बताया, इवेपोरेशन बता दिया कि इवेपोरेशन होता है, ठीक है। यानी पानी भाप बन के उड़ जाता है, भाप बन के पानी उड़ा, बादल बना। बादल मूव करता है मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। बादल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, आप लोग तो देखते ही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और बादल जो होता है, जो पानी भाप बन के उड़ा, वो भाप सब क्या होता है? आपस में एक साथ जुड़ के बूंद बनाता है, पानी की बूंद बनाता है। सभी भाप एक साथ जुड़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। ये भी प्रक्रिया है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। ये सब प्रक्रिया आप लोग याद कर लीजिए। इस बार कुछ और पूछा, अगले बार कुछ और पूछेगा, ठीक है। कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। और जो बर्फ़ है, जो माउंटेन्स पे जो बर्फ़ होता है, वो बर्फ़ भी क्या कर होता है? वेपर बन के, भाप बन के उड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जब बर्फ़ बिना पानी बने डायरेक्ट भाप बन के उड़ जाता है तो कहेंगे उसको सब्लिमेशन, ठीक है। उसी तरह से डिपोजिशन भी होता है, यानी कि जो पानी है वो बर्फ बन जाता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। प्रिसिपिटेशन मतलब बादल का बरसना। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा के पत्तों से भी पानी निकल निकल के आसमान में जाता रहता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। पेड़ के पत्तों से पानी आसमान में जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और जब बारिश होती है, प्रिसिपिटेशन होता है, तो कुछ पानी तो मिट्टी सोख लेती है, जिसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, जो क्वेश्चन में भी पूछा है। एक और वर्ड है इसके लिए, परकोलेशन, ठीक है। अगर ये वर्ड पूछ ले तो आपको याद रखना है, इनफिल्ट्रेशन या परकोलेशन। परकोलेशन मतलब पानी का मिट्टी के अंदर जाना, रिसना, मिट्टी के अंदर सोखना। और बहुत बार पानी जो है वो मिट्टी के ऊपर बहता रहता है, ठीक है। जब ऊपर बहता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? सरफेस रन ऑफ। सरफेस पर पानी का बहना होता है सरफेस रन ऑफ, ठीक है। और पानी का सरफेस के अंदर सोख जाना होता है इनफिल्ट्रेशन या परकोलेशन। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्या करने हैं? याद कर लेने हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ये सभी पार्ट होता है,
इवेपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, प्रिसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन और सरफेस रन ऑफ। ठीक है, एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन देखिए, पानी अगर नदी में है, नाला में है, वो भाप बन के उड़ेगा तो कहेंगे इवेपोरेशन, और पानी अगर पेड़ पौधा के पत्ता से निकल के भाप बन के उड़ गया तो कहेंगे ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपका इतना ही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 87 नंबर। ये क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज्ड पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, सबसे पहला तो वर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट जलवायु का क्लासिफिकेशन। क्लाइमेट जैसे क्लाइमेट के आधार पे दुनिया कई भाग में बटा हुआ है, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, आप लोग को पता ही होगा 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उसके बाद जो क्लाइमेट है वो है टेम्परेट क्लाइमेट। और उसके बाद जो क्लाइमेट है उसको फ्रीजिड जोन बोलते हैं। फ्रीजिड जोन 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, जहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ता है, सूरज की रोशनी 6 महीने पड़ती है, 6 महीने नहीं पड़ती है। ठीक है, और टेम्परेट जोन में दोनों चीज़ आ जाता है, मतलब थोड़ा गर्मी भी रहता है, थोड़ा ठंडा भी रहता है। फ्रीजी जोन पूरा ठंडा रहता है, ट्रॉपिकल जोन पूरा गर्म रहता है। तो किस आधार पे है ये? क्लाइमेट है ये सब, और क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। ठीक है, तो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कुछ साइंटिस्ट लोग किए थे, जिनका जैसे एक का नाम था कॉपेन, एक का नाम था ट्रीवार्था, एक का नाम था थॉर्नथवेट और एक था मिलर। यूपीएससी में सब पढ़ते हैं, मगर बीपीएससी का जो सिलेबस है ऑप्शनल का, ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें 2 ही दिया हुआ है, और वो दोनों है कॉपेन और थॉर्नथवेट। ठीक है, कॉपेन और थॉर्नथवेट। अभी हम लोग डिटेल में दोनों ने कैसे दुनिया को बांटा क्लाइमेट के आधार पे, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। उनके क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, क्वेश्चन का डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉपेन को, क्योंकि ज़्यादा फेमस कॉपेन है। कॉपेन के बाद थॉर्नथवेट, उसके बाद ट्रीवार्थ था। देखिए कॉपेन जो है एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे क्लाइमेटोलॉजिस्ट। इन्होंने जो फॉर्मूला दिया, इन्होंने दुनिया को कई भागों में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। सबसे पहले 1900 में इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, 1918 में उसको रिवाइज किया। क्राइटेरिया था, 3 क्राइटेरिया के आधार बांटा, टेम्परेचर के आधार पे जैसे अभी बताया आपको, दूसरा हो गया रेनफॉल के आधार पे, और तीसरा हो गया वेजिटेशन के आधार पे। ठीक है, टेम्परेचर के आधार पे जहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, कम है, रेनफॉल के आधार पे कहाँ समर रेनफॉल होता है, कहाँ विंटर रेनफॉल होता है, कहाँ सालों भर रेनफॉल होता है, कहाँ कभी रेनफॉल नहीं होता है। ठीक है, और वेजिटेशन के आधार पे कि वहाँ का जो पेड़ पौधा है वो किस तरह का है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या फिर मॉनसून फॉरेस्ट है या फिर टाइगा फॉरेस्ट है, इस आधार पे बांटा है दुनिया को। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपको वर्ल्ड का मैप। इन्होंने जो वर्ल्ड है उसको जिस रीजन्स में बांटा है उसका, जैसे इक्वेटर के पास इन्होंने कहा ए। ठीक है, इक्वेटर के पास क्या कहा, ए। फिर है आपका बी, 0 से लेके 22 डिग्री तक चलता है ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर डी, फिर ई। ठीक है, ठीक है, तो पहले इन्होंने कहा कि मेगाथर्म मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है। मेगा तो उसको बोलेंगे, थर्म माने तो पता है, ये थर्मल वर्ड से आया है, माने गर्म वर्ड से आया है। तो मेगा थर्म कहाँ होगा, इक्वेटर के आसपास होगा, जहाँ पे इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा सालों भर धूप रहता है, टेम्परेचर रहता है। तो उन्होंने कहा ए का मतलब हो गया मेगा थर्म। उसके बाद शुरू हुआ बी का मतलब है ड्राई एरिड जीरो फाइट। ठीक है, एरिड रीजन, डेजर्ट वाला जो रीजन होता है ना, उसको एरिड रीजन बोलते हैं। तो वो रीजन तो पूरा ड्राई होता है, वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, और वहाँ पे जो पेड़ पौधा उगता है वो कौन सा उगता है, कैक्टस वगैरह उगता है, उसको जीरोफाइटिक प्लांट कहा जाता है। जीरोफाइट, XEROPHYTE, जीरोफाइटिक प्लांट।
ठीक है, जो डेजर्ट में उगते हैं। और डेजर्ट एकदम ड्राई रीजन होता है क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है, तो उसको इन्होंने कहा बी। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा वाला था सी नंबर, इसको कहा मेजोथर्म, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, नीचे जब आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे और इक्वेटर से नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है ना, ऊपर फिर पोल आ जाता है 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे भी पोल आ जाता है 90 डिग्री साउथ, और पूरा बर्फ जम जाता है। तो उसी तरह से टेम्परेचर घट रहा है। मेगाथर्म, ड्राई एरिड जीरोफाइट, मेजोथर्म, माइक्रोथर्म मतलब और टेम्परेचर घट गया, और लास्ट में आता है हेकिस्टोथर्म मतलब पोलर एरिया। ABCDE, इसको आप लोग याद भी करते हैं, 0 से लेके 22, 22 से 44, 44 से 66 और 66 से 90 डिग्री। टेम्परेचर के आधार पे इस तरह से बांटा। उसके बाद रेनफॉल के आधार पे भी 4 भाग में उन्होंने डिवाइड किया। 4 वर्ड कहा कि जहाँ पर पूरे वर्ष हर समय बारिश होता रहेगा उसको कहेंगे एफ, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अब आप ही लोग बताइए कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ सालों भर बारिश होता है, तो वो है इक्वेटर। सालों भर गर्मी और सालों भर बारिश, हम लोग बार बार पढ़े हैं इस वर्ड को। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर के आसपास होता है, 0 से 10 डिग्री के आसपास होता है, उसको इन्होंने वर्ड दिया एफ। उसके बाद दूसरा इन्होंने रखा मॉनसून। मॉनसून माने जहाँ पे मॉनसून में ये है जैसे चाइना, ईस्ट चाइना का जो इलाका है, जैसे इंडिया का जो इलाका है, ठीक है, मॉनसून सीजन। दूसरा डब्लू, तीसरा है डब्लू। डब्लू का मतलब विंटर ड्राई, विंटर में सूखा रहेगा, समर में मैक्सिमा रहेगा, नहीं समर बारिश होगा, विंटर ड्राई रहेगा। डब्लू माने विंटर ड्राई, समर मैक्सिमा। ठीक है, माने समर में बारिश होगी, इंडिया में समर में ही बारिश होता है। ठीक है, और एस, एस का मतलब है समर ड्राई, विंटर रेन, समर सूखा रहेगा, ठंड में बारिश होगी। आप बताइए ठंड में कहाँ बारिश होता है? जैसे इंडिया में जो तमिलनाडु है वहाँ ठंड में बारिश होता है। ठीक है, तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पे यानी तमिलनाडु के तटों पे ठंड में बारिश होता है। उसके बाद जहाँ स्नोफॉल होता है वो सब भी ठंड का बारिश ही है एक तरह से, जो जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल, उत्तराखंड है। ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन जो है वहाँ भी ठंड में ही बारिश होता है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो रेनफॉल के आधार पे 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और तीसरा है उनका वेजिटेशन, कि कहाँ किस तरह का पेड़ पौधा उगता है। जैसे आपको बता दिया ना कि मेगाथर्म वाला ए वाला जो इलाका है वहाँ क्या होगा, टेम्परेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बी वाला इलाका डेजर्ट है तो जीरोफाइटिक प्लांट, इस तरह से। ठीक है, इसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग वहाँ से जा करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। इसको इंडिया के आधार पर भी यहाँ पे बनाया गया है कि इंडिया में ये क्या कहलाएगा, ये जो कॉपेन है वो इंडिया में क्लासिफिकेशन कैसे होता है। नेक्स्ट है इसके बाद थॉर्नथ्वेट। थॉर्नथ्वेट भी वर्ल्ड में क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया, क्लाइमेट के आधार पे वर्ल्ड क्लासिफिकेशन हुआ है। थॉर्नथ्वेट जो है वो अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और इनका जो बेसिस था वो अलग था। इनका बेसिस क्या था, इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इवेपो ट्रांसपिरेशन, थर्मल इफिशियंसी, मतलब वही सब वर्ड है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिए, थर्मल इफिशियंसी, ह्यूमिडिटी प्रोविंस, यहाँ देखो लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ह्यूमिडिटी प्रोविंस है ना, वेजिटेशन, P/E इंडेक्स, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, टेम्परेचर प्रोविंस, थर्मल इफिशियंसी, ये सब इनका आधार था बांटने का। तो थोड़ा सा टफ टाइप का, ये वर्ड ही बहुत टफ है, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, ह्यूमिडिटी प्रोविंस, इन सब के आधार पे इन्होंने जो है बांटा था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन चारों में से किसने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन के आधार पर किया है। किसने किया है इन चारों में से? कोपेन ने तो 3 ही बताया है। कोपेन का है आपको टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन। तो किसने किया? थॉर्नथ्वेट ने। थॉर्नथ्वेट का है आपको पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, ह्यूमिडिटी प्रोविंस, ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज साइनोनिमस टू वेव साइक्लोन। इन तीनों टर्म में से वेव साइक्लोन का पर्यायवाची जो है वो कौन है। तो साइक्लोन के बारे में है, साइक्लोन पूरा चैप्टर ही हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। मुख्य रूप से दो टाइप का साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी टेम्परेट साइक्लोन का ही नाम है और टेम्परेट डिप्रेशन भी, तीनों एक ही चीज़ है। टेम्परेट साइक्लोन को ही तीनों चीज़ कहते हैं। तो इसका तो आंसर ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन हम लोग साइक्लोन को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ने के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं और उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये वाला, ये क्वेश्चन 86 आप हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे अलग से। 85 देखते हैं। एयर ऑफ ऑलमोस्ट होमोजीनियस कैरेक्टर। ठीक है, एयर हवा, मान लीजिए कि इतना हवा है, ठीक है, या मान लेते हैं कि पूरा इंडिया के ऊपर जो हवा है, तो पूरा हवा जो है वो सेम कैरेक्टर का हो, होमोजीनियस कैरेक्टर का हो, कवरिंग ए कंसिडरेबल एरिया, एक एरिया को कवर करता है, जैसे कहे कि इंडिया के ऊपर है, ठीक है, और उसका कैरेक्टर एकदम सेम हो। सेम कैरेक्टर का मतलब है टेम्परेचर पूरा सेम हो, ह्यूमिडिटी उसमें सेम हो, ठीक है, पूरा सेम कैरेक्टर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं एयर मास। क्या बोलते हैं उसको, एयर मास। एयर मास इज द पॉकेट ऑफ एयर। पूरा देश में सेम टाइप का तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये होता है बड़े एरिया में एयर जो होता है वो होमोजीनियस होता है, सेम टाइप का होता है। पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट में शुरू से लेकर लास्ट तक जितना बड़ा डेजर्ट है सेम टाइप का एयर रहेगा, तो उसको बोलेंगे एयर मास। ठीक है, एयर मास क्या होता है ये हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। देखिए, मास ऑफ एयर हैविंग नियरली यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म प्रेशर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी हॉरिजॉन्टली, मतलब हवा जो है, हवा के पॉकेट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, हर जगह सब कुछ सेम सेम, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी सेम, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं एयर मास। एयर मास का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ऐसा जो हवा होता है, 3D एयर पॉकेट है, मतलब पूरा हवा है, वो मूव कर रहा है, स्लो मूव करता रहता है, ठीक है, पूरा होमोजीनियस होता है, सेम टाइप का होता है, उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फिक्स होता है। ओ जैसे मान लो ओशन है, तो पूरा का पूरा ओशन पर सेम टाइप का हवा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, अगर ये इक्वेटर के ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाएगा, अगर पोल से नीचे आता है तो नीचे की तरफ आएगा। ऐसा नहीं है कि पोल से फिर और ऊपर की तरफ जाएगा, उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। अक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉटम, बॉटम के कैरेक्टरिस्टिक्स को अक्वायर कर लेता है, मतलब उसके नीचे अगर पानी है तो पानी का भाप बन के उड़ेगा और हवा भी गर्म हो जाएगा। अगर उसके नीचे बर्फ़ है तो हवा भी वहाँ का ठंडा ठंडा रहेगा। मतलब नीचे जो चीज़ है, बॉटम में जो भी चीज़ है, उसके विशेषता को वो अक्वायर कर लेता है, वो एयर मास, ठीक है, और वो बहुत ही स्टेबल कंडीशन में होता है। स्टेबल माने ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हवा नहीं, ये होता है नॉर्मल रहता है एकदम, बहुत तेज़ नहीं चलता, बहुत स्लो चलता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, एयर मास का क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास। तो पोलर और ट्रॉपिकल दो भाग बांटते हैं, पोलर ट्रॉपिकल। अगर पोलर एरिया में ये जनरेट हुआ है पूरे पोल के ऊपर, पूरे अंटार्कटिका के ऊपर, तो हो गया पोलर। और अगर ट्रॉपिकल एरिया में जनरेट हुआ है, यानी कि मान लेते हैं कि पूरा 0 से 23 डिग्री पूरे ग्लोब में, तो हो गया ट्रॉपिकल। उसके बाद लैंड और वाटर के आधार पे, अगर पानी में हुआ है तो उसको बोल देंगे मैरीटाइम पोलर। पोलर एरिया के पास पानी के पास हुआ है तो मैरीटाइम पोलर। पोलर एरिया में अगर कॉन्टिनेंट के पास हुआ है तो कॉन्टिनेंटल पोलर। उसी तरह ट्रॉपिकल एरिया में अगर पानी के ऊपर हुआ है तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल, और अगर कॉन्टिनेंट पे हुआ है तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। उसी तरह हीट और कूल के आधार पर, अगर गर्म हवा है, नीचे का एरिया गर्म है तो हवा भी गर्म है तो के लगा देंगे, और अगर ठंडा हवा है तो डब्लू। स्टेबल है कि नहीं, अनस्टेबल है क्या, स्टेबल है तो एस, अनस्टेबल है तो यू, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि एक तरफ से आ रहा है आपको गर्म एयर मास,
वार्म एयर मास यानी गर्म एकदम एयर मास आ रहा है, ढेर सारा हवा का पूरा पॉकेट आ रहा है वार्म, और दूसरी तरफ है ठंडा वाला कोल्ड एयर मास। तो दोनों जब एक दूसरे से टकराता है ना, तो ये दोनों के बीच में फ्रंट का निर्माण होता है। जैसे ये दोनों जब टकराएगा, एक हवा आया इधर से, एक हवा आया इधर से, दोनों टकराया तो दोनों ऐसे ऐसे घूमने लगेगा एक दूसरे के ऊपर, साइक्लोन की तरह बनेगा। उसी को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, और कौन सा साइक्लोन बनता है? टेम्परेट साइक्लोन। पढ़ेंगे हम लोग साइक्लोन वाले चैप्टर में इसको, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है? जब गर्म हवा, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास एक दूसरे से टकराता है तो एक ऐसे ऐसे घूमने लगता है। जो वार्म एयर मास होता है वो कोल्ड एयर मास को ढकेल देता है और दोनों एक दूसरे के गोल गोल घूमने लगता है तो बन जाता है साइक्लोन। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बाकी का हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। और आप लोग को नोट्स तो दे ही दिए हैं, बाकी और किसी तरह का कोई नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।